हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैरिज। मैं पैरेलल दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और लाइक दैट कि मैरिज कैसी होगी आपकी, आपको आपका लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, कब आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, और कैसी रहेगी आपकी मैरिज लाइफ, और आपका स्पाउस है उसके रिगार्डिंग जो फीचर्स है वो आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे। ये दोनों में हेल्पफुल होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप टाइमिंग ऑफ मैरिज है वो यहाँ से देख सकते हो। और अगर शादी हो चुकी है तो आपके स्पाउस कैसा है, उसको क्या चाहिए, कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, कब आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे, राइट। सो वो सारा आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम जो नॉलेज आई ट्राई टू डिलीवर यू वो बेसिक ही रहेगा, ताकि जो एस्ट्रोलॉजी में नए है वो भी इस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसा पूरा लेक्चर रहेगा। उसके बाद मैंने सोचा है एक वीडियो और बनाने का अबाउट द टाइमिंग ऑफ मैरिज, मैरिज की इवेंट के लिए, और कैसी जाएगी आपकी मैरिज, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया। सो मैंने सोचा नहीं, पहले एक वीडियो ऐसा बनाते हैं कि सब कोई जिसको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज है, राइट, बेसिक नॉलेज रिक्वायर रहेगा। अगर आपको हाउस क्या है एस्ट्रोलॉजी में, राशि क्या है और हाउस लोड क्या है, ये भी अगर नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा वो सीख लीजिए। यहाँ पर मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो भी अपलोड किए हैं, सो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वो थोड़ा सा देख लीजिए। बाद में मैंने इतना इजी ये वीडियो बनाया है कि आप अपना मैरिज ऑफ टाइमिंग है और आपकी मैरिज लाइफ कैसी जाएगी, और अगर राइट नाउ प्रॉब्लम आ रही है तो वो शॉर्ट प्रॉब्लम है या बड़ी वाली प्रॉब्लम है, ये भी आप यहाँ से देख पाओगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। और देखो, प्लेलिस्ट में बेसिक वीडियो भी है कि जो आपका एस्ट्रोलॉजी सिखा पाए, और मैंने डिफरेंट प्लानेट पे, डिफरेंट हाउस लोड पे, राइट, कौन सा प्लानेट कौन सा हाउस में बैठकर हमें क्या रिजल्ट देगा। और मैरिज पे भी आई थिंक मैंने मांगलिक को कैसे देखते हैं, एप्लीकेशन वाला जो गुण मिलान है वो कितना रिलायबल है, मैं गलत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एप्लीकेशन वाला जो गुण मिलान है वो ओनली 10% वेटेज रखता है, और 10% में भी कभी कभार सॉफ्टवेयर गलत आंसर देता है, राइट। सो मेक श्योर, या तो आप ना ही करो, अगर करो तो कोई अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को दिखाना जरूरी है, राइट। सो ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करते, वी स्टार्ट आवर सेशन अबाउट द मैरिज, राइट। सो देखो, जो कोई भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है वो ये जानता है कि मैरिज के लिए हमें शुक्र को देखना ही देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मैरिज का कारक है, इसलिए हमें शुक्र को देखना है। दूसरी क्या बात हम देख सकते हैं, आपका लगन लॉर्ड, यानी कि जो आपका लगन है वो, और आपके सामने जो 7th हाउस आपका पार्टनर है, राइट। वो क्यों? क्योंकि देखो, शादी एक ऐसा है कि वो हमारा लीगल पार्टनर हो गया थ्रू आउट लाइफ के लिए, राइट। सो हम बिजनेस पार्टनर भी 7th हाउस से देखते हैं, और एट द सेम वे हमारा जो लीगल पार्टनर है फॉर आवर लाइफ वो भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। सो फर्स्ट हाउस का लोड और 7th हाउस का लोड वो दोनों इम्पोर्टेंट हो गए हैं आपके लिए। मान लो अगर आपका वृषभ लगन है तो आपके लिए फर्स्ट हाउस का लोड हुआ शुक्र और 7th हाउस का लोड हुआ मंगल। सो आपको शुक्र और मंगल को देखना है, और मैरिज का कारक शुक्र है तो उसको तो देखना ही है। यहाँ पे शुक्र का वेटेज बढ़ गया क्योंकि वो आपका लगन लोड भी हो गया, राइट। सो वैसे ही अगर मान लो कि आपका, और गुरु को भी देखते हैं लेकिन गुरु की ब्लेसिंग देखनी है, राइट। सो मान लो कि आपका लगन हो गया कर्क, राइट। सो फर्स्ट हाउस का लोड बना चंद्रमा और 7th हाउस का लोड बना शनि, तो चंद्र और शनि की कंडीशन भी देखनी है, उसको अंतर्दशा दशा में देखना है, और गुरु को और शुक्र को भी देखना रहेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू कैसे देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, शुक्र को तो देखना ही देखना है, गुरु की ब्लेसिंग देखनी है, और फर्स्ट हाउस का लोड और 7th हाउस का लोड, राइट। इतनी बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब देखो, कोई भी इवेंट होने से पहले हमें चार्ट में ये देखना रहेगा कि हम
हमारे बर्थ चार्ट में क्या प्रॉमिस है, राइट। सो बर्थ चार्ट है वो फर्स्ट इम्प्रेशन है कि जब हम पैदा हुए। सो बर्थ चार्ट आपने अपना खोला, वहाँ पे सिंपली, राइट, सिंपली आप पहला काम ये करो कि आपका शुक्र कौन सी साइन में है। जहाँ पे आपका शुक्र लिखा है वहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 10 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है वो आपको देखना है। अगर आपका शुक्र जहाँ पे लिखा है वहाँ पे 1 नंबर है, 8 नंबर है, 10 है, 11 है या 5 नंबर है, तो थोड़ा सा आपका मैरिज है वो थोड़ा सा देखो, ये एक प्रिडिक्शन से तो आप मैरिज नहीं कर पाओगे एक ही बात देखकर। तो मैं जितनी जितनी बातें कंजक्ट करती जाऊँ आपको सब देखना है। लाइक दैट कि मैंने आपको 5 या 6 बातें कुंडली में ढूंढने के लिए बोला और 5-6 बातें हमने ढूंढी, राइट। सो अगर 6 में से 5 बुरी निकली तब मानना है कि आपकी शादी बुरी होगी या प्रॉब्लमेटिक रहेगी, राइट। 1-2 वो तो होगा ही, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि शुक्र आपका कौन सी राशि में है। अगर वो 10 और 11 नंबर के साथ है, अगर वो 5 नंबर की राशि में बैठा है या तो 1 या 8 नंबर की राशि में बैठा है तो हम उसको कम वेटेज देंगे। अगर शुक्र आपका 2 नंबर लिखा है वहाँ पे है, 7 नंबर लिखा है वहाँ पे है, 12 नंबर में है आपका शुक्र, 4 नंबर में है, तो ये सारे हम फेवरेबल हाउस गिनेंगे, राइट। सो सौम्य राशि में है, लगदर की बुध की राशि में है तो भी अच्छा है क्योंकि वो सौम्य राशि में है, क्रूर राशि में नहीं होना चाहिए, राइट। मंगल, शनि और सूर्य की जो राशि है उसमें शुक्र थोड़ा सा पीड़ित हो जाएगा। शनि चाहे शुक्र की मित्र राशि है लेकिन मैरिज के लिए ये कॉम्बिनेशन हम अच्छा नहीं बोलेंगे। यही कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि शनि कर्म का कारक है। मैरिज में हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, शनि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाएगा। सो यहाँ पे हम उसको उतना अच्छा काउंट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुक्र कौन से राशि में बैठा है वो देखा जो ईजी था, राइट, यू गेट इट। सेकंड, शुक्र के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसको देखना है। देखो शुक्र के साथ केतु बैठ जाइए, बुरा हो गया। शुक्र है वो सूर्य से अस्त हो जाए, अगेन नॉट वेरी गुड। शुक्र और गुरु साथ में हो जाए चलेगा, लेकिन देखो शुक्र और गुरु जहाँ पे कनेक्ट होते हैं और उन लोगों का क्या होता है कि रिलेशनशिप चलेगा लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दोनों के जो विचार है कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट ये है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा शुक्र गुरु जिसका साथ में है रिलेशनशिप में, लेकिन शादी भी नहीं होगी। लेकिन यस एट द सेम टाइम वो थ्रू आउट द लाइफ एज ए बेस्ट फ्रेंड भी रहेगी, राइट। सो ये है शुक्र और गुरु। शुक्र चंद्रमा, ओ बाप रे, काफ़ी इमोशन, काफ़ी इमोशनल ये पर्सन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ही अगर अदर प्लानेटरी कॉम्बिनेशन ने साथ दे दिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वन साइडेड रिलेशन हो जाता है। सो ये काफ़ी बार काफ़ी कम चलता है क्योंकि ये ऐसे पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, राइट। सो ये रिलेशनशिप के लिए ये कॉम्बिनेशन ख़राब है। शुक्र शनि भी मैरिज के लिए हम अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बोल सकते हैं। शुक्र के साथ केतु या सूर्य आ जाए तो उसने काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है वो खराब कर डाले। शुक्र राहु कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन आपकी जो भोग के रिगार्डिंग जो विश है, राइट, सो वो शायद आपकी या आपके पार्टनर की इतनी ज़्यादा रहेगी, सो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ये मैरिज को ख़राब कर सकता है, राइट। सो अभी तक हमने पहला देखा शुक्र कौन सी राशि में है, शुक्र किसके साथ कंजक्ट है। अगर यहाँ पे आप सेफली आउट हो गए तो मान लो कि आपका मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं 7th हाउस पे। देखो अगर 7th हाउस के साथ कहीं ना कहीं से गुरु या शनि का कंजक्शन हो गया या राहु का कंजक्शन हो गया तो ये जो सारे प्लैनेट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, राइट। सो वो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो आपकी मैरिज लाइफ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेंगे, राइट। सो शादी देर से होगी,
और कुछ नहीं है, शादी देर से होगी। पर्टिकुलर पहले मैं आपको गुरु का कॉम्बिनेशन बताऊँ तो गुरु देखो 11th हाउस में बैठकर आपके 7th हाउस को देखेगा। फर्स्ट हाउस में बैठकर भी गुरु आपके 11th हाउस 7th हाउस को देखेगा और थर्ड हाउस में बैठकर भी गुरु आपके 7th हाउस को देखेगा। यहाँ पे क्या होगा, शादी चाहे थोड़ी सी लेट हो लेकिन चलेगी, राइट। सो डिवोर्स यहाँ पे नहीं होगा। अब डिपेंड ऑन द आपका क्या लगन है। अगर गुरु कारक होकर 7th हाउस को देख रहे हैं तो ये अच्छा है। अगर गुरु अकारक होकर देख रहे हैं तो सिचुएशन ये हो जाएगा कि हम चाहते तो है डिवोर्स, लेकिन डिवोर्स का कंडीशन नहीं हो पा रहा है राइट नाउ। काफ़ी बार मैंने ये चार्ट में देखा है कि गुरु का कंडीशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि पर्सन डिवोर्स चाहता है और डिवोर्स नहीं हो पाता है। पहले के टाइम में अलग बात थी कि हम डिवोर्स को इतना प्रेफर नहीं करते थे, पर्टिकुलर इन इंडिया, लेकिन अब काफ़ी ख्यालात बदल चुके हैं। सो बंदा इजीली चाहता है कि भाई नहीं चल रही है तो क्यों ना हम सेपरेट हो जाए, राइट। सो अगर आपके 7th हाउस पे गुरु या शनि का दृष्टि आ रहा है, कहाँ पे होगा, आई रिपीट, अगर आपके गुरु 11th हाउस में है, अगर गुरु फर्स्ट हाउस में है, थर्ड हाउस में है, या तो गुरु खुद ही 7th हाउस में बैठ जाए, उस टाइम पे मैरिज को स्लो डाउन कर देंगे थोड़ा सा। अब बात करते हैं शनि की, तो शनि कहाँ कहाँ से 7th हाउस को देख पाएगा। अगर आपका शनि 10th हाउस में है तो वहाँ से 10वीं दृष्टि से वो देख पाएगा। अगर आपका शनि लगन में है तो भी वो उसका दृष्टि जाएगा 7th हाउस में। अगर आपका शनि 5th हाउस में है तो भी उसका दृष्टि वहाँ पे जाएगा। और शनि अगर 7th हाउस में बैठ जाए, राइट। सो 4 जगह मैंने आपको बोली कि जहाँ जहाँ से शनि एस्पेक्ट कर पाएगा। गुरु के रिगार्डिंग मैंने बोला 11th हाउस, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और 7th हाउस खुद बैठ जाए। शनि के रिगार्डिंग 10th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस में खुद शनि बैठ जाए, राइट। राहु के रिगार्डिंग जैसे हमने गुरु का देखा, राहु का दृष्टि भी वैसे ही आएगा। राहु का दृष्टि हम अच्छा नहीं लेंगे, राहु का दृष्टि अच्छा भी ले सकते हैं क्योंकि राइट नाउ इंटरकास्ट मैरिज है वो काफ़ी अच्छे से हो रही है। फॉरेन भी मैरिज के लिए ये इंटरनेट काफ़ी वगैरह की वजह से फॉरेन के रिगार्डिंग जो मैरिज है अदर कम्युनिटी के साथ तो हमें देखना है, तो वहाँ पे भी हम इसको ले सकते हैं, राइट। सो इंटरकास्ट जो मैरिज है वो हम राहु की दृष्टि से लेंगे। गुरु का दृष्टि है तो अच्छी चलेगी, शादी चलेगी, अच्छी बुरी डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, अच्छी चलेगी। शनि का दृष्टि है तो स्पाउस आपसे बड़ा है, मैच्योर है, वो सारी चीज़ें होगी। राहु का दृष्टि है तो इंटरकास्ट मैरिज है, आपसे जो बिल्कुल डिफरेंट है वो यहाँ पे दिखाता है। सो क्लियर। देखो हमने अब तक 3 बातें देखी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुक्र कौन सी राशि में ये देखा, उसके बाद शुक्र किसके साथ अगर युति बनाया है तो वो हमने देखा, और थर्ड हमने देखा कि आपके चार्ट में कहीं से गुरु, शनि या राहु अगर युति कर रहे हैं तो ये शादी में विलंब दे सकते हैं। और उसके साथ आपको कंजक्ट करना है, राहु तो ऑलवेज वक्री ही होगा। अगर यहाँ पे गुरु और शनि वक्री हो जाते हैं तो ये जो मैंने आपको दिक्कत या थोड़ा सा लेट बोला था वो थोड़ा सा और लेट हो जाएगा और ज़्यादा एफर्ट करवाएगा क्योंकि प्लैनेट वक्री है। नाउ गेट इट द पॉइंट। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। शुक्र की राशि देखी, शुक्र के साथ कौन बैठा है ये देखा, और आपके 7th हाउस पे कहीं ना कहीं गुरु, शनि या राहु की दृष्टि है कि नहीं वो देखा। गुरु है, अच्छी मैरिज लाइफ चलेगी चाहे थोड़ी सी देरी हो। शनि है, लेट तो होना ही है मैरिज में लेकिन हो जाएगी, प्रॉमिस है। देखो गुरु शनि दोनों ने प्रॉमिस तो किया है, राइट। राहु भी शादी दे सकता है। इंटरकास्ट जो मैरिज है, फॉरेन के रिगार्डिंग जो सेटलमेंट है वो राहु दिखा सकता है। सो यहाँ तक बेसिक आइडिया हमने ले लिया। अब ज़्यादा आपको वेरीफाई करना है, ये सभी देखो बर्थ चार्ट में ही देखना है, राइट। सभी हमें बर्थ चार्ट में ही देखना है, लेकिन जहाँ पे मैंने बात की 7th हाउस पे दृष्टि आ रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा नॉलेज रखते हो तो भाव चलित देखो, राइट। क्योंकि काफ़ी बार ये हो जाता है कि देखो हमने देख लिया गुरु फर्स्ट हाउस में है,
हमने सोचा कि भाई गुरु का दृष्टि 7th हाउस पे आएगा, लेकिन अगर वही प्लानेट भाव चलित में वो 12th हाउस में चला गया तो वहाँ पे तो वो दृष्टि क्रिएट नहीं करेगा। ऑलरेडी दृष्टि नहीं आया जो हम दृष्टि काउंट कर रहे थे। तो अगर आपको चलित चार्ट का यूज़ करना आता है तो प्लीज़ आप चलित चार्ट का भी यूज़ कीजिए, राइट। बेसिक शुक्र कौन सी राशि में कंजक्शन देखा और हमने 7th हाउस पे दृष्टि देखा, राइट। उसके बाद देखो यही सारा प्रोसेस है जो गुरु शुक्र और दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट है वो आप चंद्र कुंडली से भी लगा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में एक ही कंजक्शन या एक ही विचार से आप फलित नहीं कर पाओगे, तो राशि और कंजक्शन तो शुक्र का वही रहेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको चंद्र कुंडली से भी आप देख सकते हो। जो सारी बातें हमने लगन कुंडली से देखी वही आपको चंद्र कुंडली से देखनी है, राइट। वन जो मोर पॉइंट है वो यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। मोटा मोटा आप यहाँ से आपकी जो मैरिज लाइफ है वो प्रिडिक्ट कर पाओगे। आपकी शादी कैसी चल रही है, ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आप देख लो कि आपकी शादी कैसी चल रही है, और अगर अनमैरिड हो तो आप देख लो कि भाई आगे क्या आने वाला है, राइट। नाउ लेट्स हम सीधे अब टाइमिंग पे जाते हैं कि टाइमिंग कैसे देखेंगे। वन मोर एड पॉइंट है कि देखो ऑलरेडी शादी हमारा से सामने वाला पार्टनर देख रहे हैं तो ऑलरेडी 7th हाउस को देखना रहेगा, राइट। तुला राशि ऑलवेज हमें देखनी है। अगर आपकी तुला राशि है वो अफ्लिक्टेड होगी, अच्छी कंडीशन पे नहीं होगी, और आपके लगन चार्ट में तुला राशि कहाँ आ रही है, लाइक दैट कि आपका लियो असेंडेंट है, राइट। तुला राशि आएगी 1 2 3 3rd हाउस में। तो जब तक आप अपने सिबलिंग के साथ ये जो सारा 3rd हाउस के रिलेटेड जो एरिया है वहाँ पे आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपकी शादी अच्छी नहीं चलेगी। आपको देखना है तुला राशि कहाँ पे आती है और वो पाप प्रभाव में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप शादी ऑन एन एवरेज शादी का आइडिया ले पाओगे कि कैसी शादी आपकी रहेगी। और इसके साथ ऐड ऑन करना है 1st हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड दोनों किस तरह से बैठे हैं। 3-11 की कंडीशन में बैठे हैं, अच्छा है। समसप्तक बैठे हैं, अच्छा है। 6-8 बैठे हैं, 2-12 बैठे हैं तो आपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। नवम पंचम बैठे हैं, अच्छा है, राइट। आपको 1st हाउस के लॉर्ड और जो 7th हाउस का लॉर्ड है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आपको देखना रहेगा। ये बताएगी कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी है। टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए देखो अब थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया। 1st हाउस, 7th हाउस, शुक्र, तुला राशि, ये बार बार आपने सुन लिया। मैं थोड़ा सा टाइम इसीलिए लगा रही थी कि जो नए है उसको भी आइडिया आ जाए, राइट। अब देखो पहले प्रॉमिस देखना है बर्थ चार्ट में। अगर देखो जितनी बातें मैंने बोली ये सभी आपको अफ्लिक्टेड मिले, शुक्र क्रूर राशि में गया है, शुक्र का केतु के साथ कंजक्शन हो गया है, शनि राहु दोनों का भी दृष्टि हो गया है 7th हाउस पे। हमारा जो 1st हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड वो भी अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा है, लाइक दैट कि 6-8 बैठे हैं, 2-12 बैठ गए हैं। सभी आपने यस यस बोला है तो शादी का प्रॉमिस लिटिल बिट डाउन आ सकता है। अगर इनमें से एक या दो जो मैं आपने हाँ बोला है दैट्स ओके, कुछ ना कुछ तो खराब होगा ही, राइट। अगर यहाँ से आपको प्रॉमिस मिल गया है शादी का बर्थ चार्ट में तो फिर हम आगे जा पाएंगे, राइट। क्योंकि सभी का शादी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है अभी तक की मोस्ट प्रोबेबली वॉट एवर आई बिलीव इंडिया में अभी तक तो मोस्ट ऑफ द पीपल शादी कर लेते हैं, राइट। ये कोई रेयर पर्सन ही होगा कि जो इन सभी में हाँ बोलेगा, अदरवाइज मोटा मोटा शादी तो सभी की हो ही जाती है, राइट। नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ तक आपने देख लिया सब कुछ सही जा रहा है। नेक्स्ट हम टाइमिंग पे आते हैं। देश काल पात्र ये तो ऑलवेज एस्ट्रोलॉजी के साथ चलेगा ही। पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो कम्युनिटी है, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ पे शादी का उम्र क्या है, क्योंकि 7 इयर्स की एज में भी शादी के योग आएंगे लेकिन उस टाइम पे हम शादी नहीं करते हैं,
एट द एज ऑफ 70 भी शादी के योग आ सकते हैं, 70 75, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होती, कोई कोई की हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली शादी का जो एज है आपके एरिया के अनुसार 25 30 35, किसी का लेट हो तो 40 42 नाउ इनफ हो गया। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ इनफ हो गया, यहाँ तक तो शादी हो जाती है। तो पहले ये देखना है कि लेट मैरिज है या अर्ली मैरिज है, राइट। शनि या गुरु का, शनि का दृष्टि ना हो, शनि से संबंध ना हो तो टाइम पे शादी हो जाएगी। काफ़ी बार ये भी है कि शनि योग कारक होकर देख रहा है 7th हाउस को, तो भी देरी नहीं होगी, राइट। सो पहले शादी का प्रॉमिस मैंने आपको सिखाया, शादी का प्रॉमिस है कि नहीं, अगर है तो टाइम पे है या लेट है, वहाँ पे आपको आपकी कम्युनिटी क्या बिलीव करती है, राइट, वो देखना रहेगा। सो वहाँ पे भी हमने देश काल पात्र है वो भी लगा लिया। अब आना है दशा पे, क्योंकि बर्थ चार्ट में तो काफ़ी बार लिखा होता है कि बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि हमने बचपन गरीबी में गुजारा हो, बचपन में पैसा हो और जब हम यंग हो जाए उस टाइम पे पैसे कम हो। तो पहले तो हमने प्रॉमिस दिखा बर्थ चार्ट में, शादी का प्रॉमिस है। उसके बाद डायरेक्टली हम आते हैं दशा पे, क्योंकि जो कुछ भी फलित होना है हमारी लाइफ में, सो वहाँ पे हमें जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है वो मैनेज करना रहेगा, राइट। सो टाइमिंग ऑफ इवेंट है वो हम दशा से देखते हैं। दशा में जिस किसी भी दशा चल रही है, क्या उसने 7th हाउस के जो लॉर्ड है उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बनाया है, तो उस टाइम पे शादी हो सकती है। लाइक दैट कि जिसकी दशा चल रही है वो दशानाथ आपके 1st हाउस से गोचर करे, और जो कोई भी दशानाथ है वो आपके 7th हाउस को देख ले, उस तरह से उसका ट्रांजिस्ट हो जाए। या तो जो दशानाथ है वो दशानाथ का आपको कहीं कहीं पे भी क्लू ना मिले, राइट। लेकिन मान लो कि आपका रोहिणी नक्षत्र है, ओके। सो आप वृषभ लगन हो गया आपका, और 7th हाउस में रोहिणी से एग्जैक्ट ऑपोजिट में अनुराधा नक्षत्र आएगा। सो अगर शनि की महादशा चल पड़े जो आपको कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है, राइट, 7th हाउस से कहीं पे भी, लेकिन 7th हाउस में जो मीड में जो नक्षत्र आता है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, उसकी दशा अंतरदशा भी मैरिज दे सकती है, राइट। और जो दशा और अंतरदशा नाथ है वो कहीं ना कहीं 7th हाउस से कनेक्शन बना ले, दशा अंतरदशा नाथ समसप्तक हो, राइट, तो भी मैरिज हो जाएगी। सो कहीं ना कहीं आपको इसका कनेक्शन देखना है। और मैरिज के लिए नॉट ओनली 7th हाउस, देखो ये कहीं ना कहीं दो फैमिली का मर्ज भी है, राइट। दो पर्सन के बीच में शादी नहीं हो रही है, दो फैमिली के बीच का भी है, आपका फैमिली बढ़ेगा। सो 2nd हाउस को भी देखना है। एट द सेम टाइम मैरिज आपका विश तो रहेगा ना, तभी तो आप मैरिज कर रहे हो, राइट। सो 7th हाउस में अगर केतु है ना, तो या शनि केतु का योग है, तो वो पर्सन शादी करना नहीं चाहेगा, वो डिटैचमेंट चाहता है, वो बंधन नहीं चाहता है, राइट। अदरवाइज मोटा मोटा मैरिज हमारा विश रहता है। और जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास हॉट टॉपिक आते हैं वो है मैरिज, करियर, फॉरेन, बच्चा और रिलेशनशिप, राइट। सो मैरिज उसमें वन ऑफ द एक है टॉपिक। सो ये हमारी इच्छा पूर्ति भी होगा, क्योंकि जब मेरी मैरिज हो रही है तो मेरी जो विश है वो कंप्लीट होगी, राइट। सो हमें नॉट ओनली 7th हाउस, हमें 2nd हाउस हमारी फैमिली, 7th हाउस स्पाउस और 11th हाउस इच्छा पूर्ति। अगर यहाँ पे भी अच्छा ट्रांजिट चल रहा है, हमारा दशा अंतरदशा नाथ की जो गोचर है वो वहाँ से हो रहा है, तो हमारी शादी वहाँ पे हो सकती है। उस तरह से योग बनेंगे। जो 7th हाउस का लॉर्ड है उसकी दशा चल रही है, कहीं ना कहीं वो जो 7th हाउस को देख रहा है दृष्टि से भी, उसकी दशा या अंतरदशा चले, दशा अंतरदशा नाथ समसप्तक हो जाए, राइट। किसी ना किसी तरह से उन दोनों में कनेक्शन हो जाए कि जो 7th हाउस 2nd हाउस या 11th हाउस को एक्टिव करे, तब शादी हो सकती है। और दशा अंतरदशा भी काफ़ी बार लंबा स्पैन हो सकता है, 1 और 2 ईयर। वहाँ पे अब हमें गोचर अप्लाई करना है।
जब कभी भी देखो 90% से भी अप, ये सिंपल रूल है। अगर आपको शुक्र देखना ना आया हो, राशि देखनी ना आई हो, आपको दशा अंतर्दशा कुछ भी मालूम नहीं है, ओनली गुरु का ट्रांजिट लगा लो ना, राइट, तो भी ये 80% से भी अप आपको रिजल्ट दे देगा। जब कभी भी गुरु आपके 11th हाउस से, फर्स्ट हाउस से, थर्ड हाउस से या 7th हाउस से पास होगे, ये आपको शादी करवा देंगे। कुछ भी नहीं आता हो तो देखो, हमेशा नहीं लगेगी, 80% स्टार्ट में ये लाइन लग जाएगी। गुरु ने, क्योंकि मैरिज क्या है, मैरिज हमारी ब्लेसिंग है, राइट। सो कभी भी गुरु का कनेक्शन 7th हाउस के साथ हो जाए, ब्लेसिंग आपको मिल गई, आपकी शादी हो जाएगी, राइट। अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में डीप जानते हो तो आपको मालूम है, क्योंकि D9 चार्ट है वो हमारी मैरिज दिखाता है। मैंने यहाँ कहीं पे भी D9 का उल्लेख नहीं किया था, जो करना है, क्योंकि D9 के बिना तो मैरिज अधूरी है। सो आप अगर विथ ज़्यादा परफेक्शन के साथ आप अपना टाइमिंग ऑफ इवेंट मैरिज का निकालना चाहते हो, तो आपका जो दशा और अंतर्दशा नाथ है, चाहे किसी की भी दशा चल रही हो, राइट, दशानाथ और अंतर्दशा नाथ है, वो आपके D9 चार्ट में आपका फर्स्ट हाउस या 7th हाउस के साथ कनेक्शन बनाते ही होगे। आपको देखो ये D9 का गोचर देखना है, राइट। सो आप कैसे देख सकते हो, या तो आपको D9 बनाना आना चाहिए। अगर आपको D9 बनाना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो कि देखो, अगर मुझे आज का D9 चार्ट ही बनाना है, राइट, सो आप आज मेरे D9 में प्लैनेट कहाँ पे गोचर कर रहे हैं ये बताना हो, तो आपको क्या करना है, आज का ही कुंडली बनाओ, राइट। एप्लीकेशन आपको सीधा ही D9 चार्ट बना देगी। अब उसमें प्लैनेट जहाँ पे है ना, वो प्लैनेट आपको आपके D9 के चार्ट में बिठाने हैं, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि आपका दशा अंतर्दशा नाथ है वो फर्स्ट हाउस या 7th हाउस या 11th हाउस कहीं से कनेक्शन बना रहा है, या तो आपका जो लगन लॉर्ड D1 में है और 7th हाउस का लॉर्ड जो D1 में है, यानी कि फर्स्ट और 7th हाउस के लगन लॉर्ड को D9 में कहाँ बैठा है और उसके ऊपर से दशा अंतर्दशा नाथ गुजरेगी, तब भी आपकी शादी हो सकती है। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो वंस अगेन D9 में गोचर देखना है। तो देखो, ये गोचर D9 में अप्लाई मत करना सीधा सीधा, राइट नाउ का जो D1 चार्ट बना, मान लो कि आज का है तो आज का D9 बनाओ, और उसमें जो प्लानिटरी कंडीशन आया, मान लो कि आज का D9 का चार्ट बनाया और आज शुक्र चाहे मीन राशि में हो लेकिन D9 में वो एरिस में जा रहे हो, तो आपको आपके D9 चार्ट में एरिस में ही शुक्र को रखना है। ऐसे आपको D9 वाला गोचर है वो अपने D9 में अप्लाई करना है। फर्स्ट हाउस के साथ, 7th हाउस के साथ दशा अंतर्दशा नाथ अगर वहां पे गोचर कर रहे हैं, या तो लगन लॉर्ड या 7th हाउस के लॉर्ड जो D9 में जहां पर बैठा है वहां से गोचर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आपकी शादी हो सकती है। दूसरा जो मैंने हिडन पॉइंट आपको बताया था कि अगर आपका रोहिणी नक्षत्र है तो 7th हाउस में अनुराधा होगा, तो आपका 7th हाउस में जो मिड में जो नक्षत्र है उसकी दशा अंतर्दशा चल जाए, उस टाइम पे भी शादी हो सकती है। या तो द्विग्रह गोचर हम जो बोलते हैं, गुरु और शनि, राइट, एक ने आपके 7th हाउस को देख लिया और एक ने आपके 7th के लॉर्ड को देख लिया, तो ऑटोमेटिक 7th हाउस एक्टिव हो गया। आई रिपीट, एक ने, यानी कि मान लो कि गुरु ने आपके 7th हाउस को देख लिया और शनि ने 7th हाउस के लॉर्ड को देख लिया, तो 2 बार हमने 7th हाउस एक्टिव कर दिया। 7th हाउस भी एक्टिव है, 7th का लॉर्ड भी एक्टिव है। प्लैनेट भी कैसे हमने चूज किए हैं, मंद प्लैनेट, राइट, जो धीरा चलते हैं। सो कम से कम 1 साल तक ये दोनों एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ पे भी शादी हो सकती है। या तो आप ऐसा समझ लो कि जो सब तक प्लैनेट बैठे हैं, चाहे वो राहु केतु ही क्यों ना हो, राहु केतु में क्या होगा, शादी हो गई है और राहु के अंदर केतु के अंदर राहु का अंतर आएगा, संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और डिवोर्स के योग बनेगे, होगा ये जरूरी नहीं है। और अगर शादी नहीं हुई है आपकी, यू आर वेटिंग फॉर द मैरिज, तो राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा है, वो मैरिज करवा के जाएगी, राइट। सो सब तक जो प्लैनेट बैठे हैं वो भी शादी दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, यस, गुरु में बुध का अंतर आए वो भी शादी दे सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु की जो राशि है
और बुध की जो राशि पड़ेगी वो समसप्तक होगी। आपका मिथुन लगन है, राइट। सो सामने कौन सी आएगी? 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की राशि आएगी। गुरु का लगन है तो सामने मिथुन राशि आएगी। सो गुरु और जो दो राशियां समसप्तक है, राइट, लाइक दैट कि शुक्र में मंगल की अंतर्दशा भी मैरिज देके जाएगी, चाहे कहीं से कॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, राइट। सो आई थिंक आई कैन डिलीवर यू बेसिक आइडिया। आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्र का कंडीशन देखना है, युति देखना है, गुरु और शनि का दृष्टि देखना है, ताकि आप मैरिज लेट है अर्ली है वो प्रिडिक्ट कर पाओ। उसके बाद तुला राशि को भी देखना है, दशा अंतरदशा को देखना है, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस का लॉर्ड को देखना है, सेकेंड हाउस को देखना है, 11th हाउस को देखना है क्योंकि इच्छा पूर्ति हो रही है, राइट, और सेकेंड हाउस को भी देखना है क्योंकि मैरिज बढ़ रहे हैं। कहीं पे भी ये सारा कंडीशन अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है, इनमें से 2-3 बातें लग जाए ना तो भी मैरिज हो सकती है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव जो बात है वो गुरु का ब्लेसिंग, राइट। गोचर में जब गुरु का दृष्टि आ जाएगा, वो दृष्टि कब करेगा? 3rd हाउस में, 1st हाउस में और 11th हाउस में, यहाँ से गुरु दृष्टि कर देगा। आपकी शादी होने के 80% अबोव, और पर्टिकुलर इंडिया में तो चांस बन जाते हैं क्योंकि अभी तक हमारी संस्कृति में हम शादी को मानते हैं कि भाई करना ही है। काफ़ी अदर कंट्री है, काफ़ी बार मैं शॉक भी हो जाती हूँ क्योंकि सामने वाला जो मेरा क्लाइंट है वो फॉरेन का है, तो वो बोलता है मैडम यहाँ पे शादी कोई नहीं करता, राइट। सो वो अलग है, देश काल पात्र आपको देखना रहेगा। अगर बच्चा 8 साल का है, 10 साल का है तो ये शादी का योग नहीं लगाना है, क्योंकि पहले देश काल पात्र को ही रखना है। आपको देखना है कि क्या उम्र विवाह के योग्य है, लड़का या लड़की विवाह करना चाहता है और उसके फैमिली मेंबर्स भी रेडी है। ये सारी बातें जानने के बाद आपको आगे जाना है, राइट। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी ये आपको ऐसा नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा कि अभी हो ही जाएगी शादी, राइट। वो मोटा मोटा ये बता सकता है कि जो एटमॉस्फियर है वो कंफर्टेबल है, निर्माण होगा परिस्थिति का, राइट। आपको जाना नहीं जाना दैट्स योर चॉइस, लाइक दैट कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन एक्सप्लेन यू कि भाई देखो, बस तो आएगी, ट्रेन तो आएगी, इतने टाइम पे आने वाली है, आपको उस बस में चढ़ना नहीं चढ़ना दैट्स योर फ्री विल है। आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी रहेगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि अच्छे रिश्ते आते हैं, हमें पसंद भी है, लेकिन देखो मैं अपना करियर सेट करना चाहती हूँ, मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो हम मैरिज को अवॉइड करते हैं उस टाइम पर, राइट। सो ये सारा कंडीशन आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आप शादी के रिगार्डिंग देख सकते हैं। और जितना जितना मैंने आपको देखना बोला, हम जब दृष्टि लेते हैं और शनि मैंने आपको बोला 7th हाउस में है तो लेट मैरिज होगी, वो सारी बातें आपको चलित में देखनी है, क्योंकि यहाँ मैंने हर एक टाइम पे भाव को लिया है, राइट। सो भाव चलित में आपको ये कॉम्बिनेशन देखना है, क्योंकि जब लगन का डिग्री 15 होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर किसी का लगन का डिग्री 5 है, किसी का लगन का डिग्री 25 है, तो उस टाइम में हो सकता है कि भाव चलित में काफ़ी सारे प्लानेट वो मूव हो जाए, तो उस टाइम पे भाव चलित का इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगा। यही सारी बातें आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हो, क्योंकि आपका जो प्रिडिक्शन है वो और सिक्योर हो जाए, राइट। सो लगन कुंडली से देखा, चंद्र कुंडली से देखा, अगर आप थोड़े से ज़्यादा स्टूडियस हो तो आप काल पुरुष की राशि से भी देख लो, राइट। मर्ज करो सबको, आप शुक्र कुंडली बनाकर भी देख सकते हो। जितना जितना आप आगे डीप में जाओगे, आप अपना जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है मैरिज का उसके नज़दीक पहुंच जाओगे। अगर कुछ नहीं करना है तो 2 लाइन में ओनली ये देख लो। देखो, अगर आप मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हो तो ऑलरेडी आप मैरिज के लिए रेडी हो, राइट। सो आपको दशा अंतरदशा देख लो, उसका कनेक्शन 1st हाउस 7th हाउस से अच्छे से मिल जाए और गोचर में गुरु का साथ मिल जाए, एक्सट्रीमली, राइट। और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप D9 में भी ट्रांजिस्ट अप्लाई करो। देखो, आज प्लीज़ कमेंट मी कि आज का सेशन आपको अंडरस्टैंड आया कि नहीं। अगर नहीं तो हम विथ एग्जांपल भी लेंगे, या तो D9 पे कैसे गोचर लगाते हैं उसके लिए भी मैं आपको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको समझ में आ गया है दैट्स वेरी गुड, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो।
सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये अंडरस्टैंड सारी बातें हुई कि नहीं हुई, और अगर आप विद एग्जांपल सीखना चाहते हो तो राइट कर देना, नहीं समझ आया एग्जांपल के साथ ज़्यादा क्लियर करो, राइट। अगर आप इससे भी ज़्यादा थोड़ा-सा और डीप में जाना चाहते हो, और काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि आप विवाह के लिए अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे हो, तो आप और क्या बातें जान सकते हो, राइट। सो लिटिल बिट मोर कि आपको ये देखना है कि मान लो कि मेरा मिथुन लगन है, राइट। सो मुझे बुध का कंडीशन मेरे ऑपोजिट पार्टनर के चार्ट में देखना है। सो वो ये प्रिडिक्ट करेगा कि उसके साथ जुड़ने से मेरा जो अस्तित्व है वो कैसा रहेगा, राइट। लाइक दैट कि यहाँ पे मेरा बुध है वो डबलेटेड है, और जो लड़का मैंने देखा है उसका बुध अच्छा है। सो मोटा मोटा वन ऑफ द आइडिया है कि मेरा कंडीशन वहां जाकर बेटर होगा। इससे ऑपोजिट भी हो सकता है, यहाँ पे मेरा बुध स्वगृही है, वहां पे भी स्वगृही हो सकता है, या तो डबलेटेड हो सकता है। तो अपना लगन लोड का जो कंडीशन है वो सामने स्पाउस का जो आपका स्पाउस है उसके चार्ट में आप ये दे सकते हो जब आप प्रॉपर लड़की या लड़का फाइनली सिलेक्ट करते हो। अगेन जो मैंने आपको फर्स्ट हाउस का लोड और सेवंथ हाउस का लोड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको देखना रहेगा। 6-8 2-12 थोड़ा सा नॉट फेवरेबल। अगर आपका स्पाउस लॉन्ग रिलेशनशिप में है, दूर है, डिस्टेंस पे है, तब 2-12 सही है। लेकिन अगर आप एक घर में रहने वाले हो तो 2-12 का कंडीशन उतना अच्छा नहीं माना गया है। या तो आपका स्पाउस है वो हॉस्पिटल है, जेल में, जेल के रिगार्डिंग कोई ड्यूटी है उसका, हॉस्पिटल है, जेल है, फॉरेन है, राइट। सो फॉरेन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और या तो बड़ा हीलर है, सो वहाँ पे ये रहेगा। अदरवाइज ये कंडीशन अच्छा नहीं है। और साथ ही साथ आपको देखना है कि उसका जो फिफ्थ हाउस है वो अच्छा हो। मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग संतान चाहते हैं, सो फिफ्थ हाउस उसका अच्छा हो। ये भी आपको देखना है क्योंकि ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो गई है नावाडेज। पर ये भी तो है कि अगर आप संतान नहीं चाहते हो तो वो बात की टेंशन नहीं है। और उससे भी ज़्यादा जो थोड़े से ग्रुप ऑफ द नक्षत्र है कि जो हम शादी के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। अगर आपका लगन का ये नक्षत्र है, चंद्रमा का है, सेवंथ हाउस में ही, सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो इस नक्षत्र में बैठा है, या तो शुक्र इस नक्षत्र में बैठा है, तो उस टाइम पे मैरिज को हम अच्छी नहीं बोलते हैं। क्या है वो नक्षत्र, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वो नक्षत्र है चित्रा है, अश्लेषा है, शतभिषा है, ज्येष्ठा है, मूला है, कृतिका है और पुष्य है, राइट। रोहिणी को भी हम लिटिल एवरेज देते हैं। सो ये सारे नक्षत्र में अगर आपका लगन लॉर्ड है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, शुक्र है, चंद्रमा है, तो इन लोगों की मैरिज लाइफ को हम ज़्यादा अच्छी नहीं मानते हैं। ऑन एन एवरेज या ऑन एन एवरेज से भी डाउन है वो। हम इन लोगों की आद्रा भी इसमें ही आ गया। जो ये सारी बातें आपको देखनी है। उसके साथ अगर आप ज़्यादा डीप में जाना चाहते हो तो आपको विधवा योग है कि नहीं, मृत्युता योग है कि नहीं, डिवोर्स का योग है कि नहीं, बहुत जो हम गरीबी का जो योग बोलते हैं वो है कि नहीं, इनफर्टिलिटी का योग है कि नहीं, ये सारी बातें आपको स्पाउस सिलेक्ट करने से पहले देखनी रहेगी। मांगलिक दोष तो ऑलवेज हमें देखना ही है। अष्टकूट मिलान भी मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन के थ्रू अष्टकूट मिलान मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी बार एप्लीकेशन नाड़ी दोष दिखाता है, एक्चुअल में नहीं होता है। क्योंकि जब नाड़ी दोष के रिगार्डिंग देखो, राशि एक है लेकिन नक्षत्र भिन्न है तो नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। नक्षत्र एक है, राशि डिफरेंट है तो भी नाड़ी दोष कट जाएगा। और वहाँ पे तो हमने 8 मार्क एप्लीकेशन ने तो आपके काट दिए हैं, यहाँ पे तो नाड़ी दोष ही नहीं है। और नाड़ी दोष तो हम पर्टिकुलर जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ गुजरात में, वहाँ पे तो बड़ा इश्यू क्रिएट कर देता है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ये बच्चा होने में दिक्कत है, हेल्थ इश्यू देगा। नाड़ी दोष की एक मूवी भी आ गई थी, राइट। सो ये 8 मार्क है जो सॉफ्टवेयर ने काट दिए। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर ने कैलकुलेशन किया तो नाड़ी दोष तो था ही नहीं। सो नाड़ी दोष, भ्रुकुट दोष में भी काफ़ी परिहार है। सो एक्चुअल में भ्रुकुट दोष नहीं होता है और सॉफ्टवेयर दिखाता है। सो सावधान रहिए उन सारी चीज़ों से, राइट।
गलत नहीं है, पर जब ये एप्लीकेशन आपके मार्क काट लेता है, उस टाइम पे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए, अदरवाइज़ एक अच्छा रिश्ता है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और एक्चुअली जब दोष नहीं है तब, राइट? और मांगलिक दोष भी देखो आपको चलित चार्ट से ही देखना रहेगा, क्योंकि मांगलिक दोष कब बनता है? वो स्थान के बेसिस पे तो है, राइट? आपके 12th हाउस में मंगल है, आपके फर्स्ट हाउस में है, 4th हाउस में है, 7th हाउस में, 8th हाउस में, ऐसे वी के जैसा सिंबल बनेगा, राइट? सो मांगलिक दोष ही तो वही है कि जब इन स्थानों पे मंगल बैठे। सो आपने देख लिया D1 से आपका चार्ट मांगलिक है, लेकिन चलित चार्ट में वो मूव हो गया, तो अब तो आप मांगलिक ही नहीं रहे और आप ढूंढ रहे हो मांगलिक मांगलिक, राइट? सो यहाँ पे भी काफ़ी बार सॉफ्टवेयर गलत होता है, वो मांगलिक दिखाता है और एक्चुअल में आप मांगलिक नहीं हो। आप 2-3 साल तक मांगलिक लड़ती ढूंढते रहो, फिर किसी अच्छे ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया और तब मालूम पड़ता है कि भाई हमारा चार्ट तो मांगलिक है ही नहीं, राइट? सो बी अवेयर, सॉफ्टवेयर का यूज़ करो, लेकिन एक लिमिटेशन तक ही करना है, और या तो आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, राइट? सो बेसिकली today I try to deliver the idea about the timing of marriage. I hope मैं आप अच्छे से समझा पाई हूँ। फिर भी मेरा सेटिस्फेक्शन के लिए आई रिपीट, D1 में कंडीशन देखना है शुक्र का, चंद्र कुंडली से भी देखना है, और जो आपकी दशा अंतर्दशा है वो फर्स्ट हाउस या 7th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर आपको ट्रांजिट लगाना आ जाए, D9 का जो गोचर है वो D9 में, देखो लगन में तो लगन का गोचर ही लगेगा कि जो राइट नाउ ट्रांजिट है, लेकिन D9 में जो आजकल प्लैनेट D9 में जहाँ पे चल रहे हैं वो गोचर अप्लाई करना आ जाए तो आप काफ़ी नज़दीक पहुँच जाओगे आपके टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए। और उसके बाद अपने गुरु का ब्लेसिंग देख लिया, फैब्यूलस, राइट? जहाँ तक मेरा आइडिया है 90% अप, यानी कि 95% में ये शादी की इवेंट है, ये आपको प्रिडिक्ट कर देगा, राइट? सो लेट्स होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो विथ आप एग्जाम्पल या और अच्छे से इजी वे में विथ एग्जाम्पल आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अदरवाइज मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में, राइट? इससे भी ज़्यादा मैरिज को आप कैसे देख पाएंगे अपने चार्ट में इवेंट को, उसके लिए हम बनाएंगे, राइट? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक है वो मुझे काफ़ी एनकरेज करते हैं, राइट? और अच्छे और नए वीडियो बनाने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको रेगुलर मेरा अपडेट है वो मिलते रहे। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ पे भी मैंने नीचे प्लेलिस्ट दिया है। आप मैरिज के रिगार्डिंग जो जो कुछ भी मांगलिक दोष है, अष्टकूट मिलान है, एप्लीकेशन वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। प्लानिट का भी सीरीज़ है, हाउस लोड है वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट हाउस में अपना इम्पैक्ट देगा, एंड पर्टिकुलर 7th हाउस का लोड, क्योंकि आप मैरिज के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो 7th हाउस का लोड कैसे आपके लिए काम करेगा ये भी आपको देखना ज़रूरी है, राइट? सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।